अध्याय 172 प्रेत मोमबत्ती की लौ। सुनीता एक हताश संघर्ष के लिए तैयार थी। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए इस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल है और उसने अपने दिल में पहले से ही इन बचे हुए लोगों के लिए कुछ समय खरीदने के बारे में सोच लिया था। ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वे बचाव के आने का इंतजार करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली होंगे। लेकिन रोहित के अचानक प्रकट होने से उसे आश्चर्य और संदेह हुआ। क्या आप प्रेत नेत्र जासूस रोहित हैं? सुनीता ने कोने में मोमबत्ती पकड़े हुए आदमी को देखा, जिसके माथे पर एक भयंकर प्रेत नेत्र दिखाई दे रहा था। क्या तुमने मेरी फाइल देखी है? रोहित को यह अजीब नहीं लगा। जासूसों की फाइलें साझा की जाती हैं और हर जासूस को एक दूसरे को समझने और जांचने के उद्देश्य से अन्य जासूसों की फाइलों तक पहुंचने का अधिकार है। सुनीता ने कहा, मैंने यहाँ आने के रास्ते में जयपुर शहर के कई प्रेत नियंत्रकों की फाइलें देखीं, जिसमें आपकी भी शामिल थी, क्योंकि आप अकेले ऐसे प्रेत नियंत्रक हैं जो प्रेत द्वार खटखटाने वाली घटना में अब तक जीवित बचे हैं। क्या आप हमारा समर्थन करने आए हैं? मैं यह नहीं कह सकता कि यह समर्थन देने के लिए था। किसी ने मेरी शर्तें मान ली और मुझे लोगों को बचाने के लिए यहाँ आने दिया। मुझे लगता है कि वह बेवकूफ़ जासूस जो प्रेत क्षेत्र में घुस गया, वह तुम हो। रोहित ने कहा, मैंने देखा कि पहले क्या हुआ था। मूल रूप से मैं खुद को दिखाना नहीं चाहता था। मेरे लिए ये सुविधाजनक होता कि तुम सब प्रेत क्षेत्र में मर जाओ और बाद में अरविंद को रिपोर्ट कर दूं। मेरा मानना है कि कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि मैं बिना मदद किए खड़ा रहा। लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी अभी कुछ जानी पहचानी लगीं और मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। सुनीता का आत्मा बलिदान करने वाला व्यवहार उसे रघु की याद दिला गया। तभी रोहित उसे दिखाई देने और उसकी मदद करने को तैयार हुआ। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सुनीता ने कुछ गुस्से से कहा। मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता? रोहित ने शांत भाव से कहा। जैसे ही वह मोमबत्ती पकड़े हुए कदम कदम चलकर पास आया, अलौकिक घटनाएं व्यक्तिगत वीरता से हल नहीं की जा सकती। इसमें शामिल कोई भी मर सकता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं लोगों को नुकसान न पहुँचाने का आश्वासन दे सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। मैं मानता हूं कि तुम्हारे कार्य अभी अभी नेक और महान थे और तुम एक वीरांगना हो। लेकिन उसके बाद क्या? तुम मर जाओगी, वे मर जाएंगे और यहाँ एक और स्त्री प्रेत होगी। ये सबसे बुरा परिणाम है। सुनीना ने कहा, अलौकिक घटनाओं से निपटना अंतर्निहित रूप से जान जोखिम में डालने का मामला है और जासूस बनने का मतलब है किसी भी समय खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना। रोहित ने कहा, यह मुझे बताना बेकार है, तुम्हें इसे उस चीज़ को बताना होगा। उसने बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। खटखट खटखट खट टिल्ड। खटखटाना जारी रहा और बचे हुए लोग मरते रहे। इस दर पर यहाँ मौजूद सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे, जिसमें सुनीता भी शामिल है। अगर यह एक समूह होता जो प्रेत द्वार खटखटाने वाली का सामना कर रहा होता, तो इसमें यादृच्छिकता होती, किसी को मरने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाता, लेकिन एक प्रेत नियंत्रक के चुने जाने की संभावना बहुत कम होती। बस अब और बात मत करो, जल्दी करो और लोगों को बचाओ। अगर यह चलता रहा तो बचे हुए सभी लोग मर जाएंगे। हम यहाँ से निकलने के बाद बात कर सकते हैं, सुनीता ने घबराहट भरी नज़र से कहा। लोगों को बचाना दरवाजे पर मुस्कान के साथ खड़े रहना नहीं है, ये संबंधों के बारे में है। ध्यान से देखो और सीखो कि मैं ये कैसे करता हूँ, रोहित ने आगे बढ़ते हुए कहा। सुनीता का चेहरा काला पड़ गया। इस आदमी ने वास्तव में कहा कि वह मुस्कान के साथ चापलूसी कर रही थी। लेकिन रोहित की बातों ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। संबंध? उसका क्या मतलब था? दादाजी, यह मैं हूँ, आपका अपना। खटखटाना बंद करो, मुझे थोड़ी इज्जत दो, इन लोगों को जाने दो, रोहित ने प्रेत मोमबत्ती को अपने हाथ में पकड़े हुए कहा और कांच के दरवाजे तक चला गया। प्रेत मोमबत्ती की लौ ने एक फीकी हरी रोशनी उत्सर्जित की। इसने अपने चारों ओर लगभग 3 मीटर के क्षेत्र को ढक लिया। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची, कठोर दुबली हथेली ने खटखटाना बंद कर दिया और कठोर शरीर धीरे धीरे पीछे हट गया। प्रेत मोमबत्ती की रोशनी से दूर हो गया। ये काम करता है। सुनीता की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या ये प्रेत रोहित का मृत दादा था? क्या उसने वास्तव में संबंधों का उपयोग करके प्रेत को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक दिया? नहीं, ये सही नहीं है। यह मोमबत्ती थी। सुनीता की नज़र खून की तरह लाल मोमबत्ती पर लौट आई। मोमबत्ती की भयानक रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी, जैसे कि अनगिनत दुष्ट प्रेतों की छायाएं प्रतिबिंबित हो रही हों।
प्रोफेसर बिनीत की वस्तु काफी प्रभावी साबित हुई, यहाँ तक कि द्वार खटखटाने वाले प्रेत को भी पीछे धकेल दिया, लेकिन मोमबत्ती अब तेजी से जल रही है। रोहित ने प्रेत मोमबत्ती को अपने हाथ में पकड़े हुए देखा। जब उसने पहली बार प्रेत मोमबत्ती जलाई थी तो ऐसा लगा था जैसे ये कभी नहीं बुझेगी, यहाँ तक कि टिमटिमा भी नहीं रही थी, लेकिन अब उसने मोमबत्ती को स्पष्ट रूप से जलते हुए देखा, और यह जितना करीब बूढ़े व्यक्ति के पास जाती थी उतनी ही तेजी से जलती थी। 1 मिनट, मैं तुम्हें इस जगह को छोड़ने के लिए केवल 1 मिनट दे रहा हूँ, यह मेरी सीमा है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जितना संभव हो उतने लोगों को बचा सको। रोहित ने पीछे मुड़कर कहा, दरवाजा उस तरफ है जहां मैं पहली बार प्रकट हुआ था। प्रेत क्षेत्र के भीतर बहुत सी चीजें बदल गई हैं, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो वह शायद वास्तविक न हो। मैं समझती हूँ। सुनीता ने सुरक्षा के इस क्षण का फायदा उठाया और तुरंत चिल्लाई, जो कोई भी जीना चाहता है मेरे पीछे आओ, निकास यही है। हालांकि बचे हुए लोगों में कम नहीं थे जो मानसिक रूप से टूट चुके थे, और यह अनिश्चित था कि सुनीता की कितनी बातें वे समझ पा रहे थे या कितने उसके निर्देशों का पालन करेंगे। लेकिन इन सब की रोहित ने उपेक्षा की। उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मोमबत्ती की रोशनी के बाहर छाया के भीतर खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखा। ये दूसरी बार था जब उसने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और फिर भी उसे फिर से देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इस प्रेत के प्रति रोहित के मन में एक गहरी शत्रुता, यहाँ तक कि नफरत थी। इसने उसके बहुत सारे सहपाठियों को मार डाला था और लगभग उसे भी मार डाला था। मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता हूँ, तुम बूढ़ी चीज, रोहित ने खुद से बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, बाद में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। प्रेत क्षेत्र के ज्ञान के साथ मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा जब तक मैं चौकन्ना रहता हूँ। इसके अलावा तुम मेरे लिए एक दोधारी तलवार हो, ऐसे समय भी होंगे जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। समय लगभग खत्म हो गया है बूढ़े व्यक्ति, अलविदा। उसने अपने फोन पर नजर डाली, ये पहले ही 1 मिनट और कुछ सेकंड हो चुका था। वह निर्धारित समय से ज्यादा हो चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्रेत मोमबत्ती पकड़ी और जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, मोमबत्ती की रोशनी पीछे हट गई। बूढ़ा व्यक्ति फिर से चला आया। यहाँ दुबको मत, जल्दी करो, उठो और मेरे साथ चलो। रोना बंद करो, अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तुम जमीन पर क्यों लेटे हो, जल्दी उठो। सुनीता ने अपने दिल में एक तीव्र आग्रह महसूस किया। जैसे ही आतंक छा गया, इन शहरवासियों ने अपनी खराब मानसिक दृढ़ता का खुलासा किया। या तो टूटकर चिल्ला रहे थे या एक कोने में सिकुड़कर कांप रहे थे, कुछ तो डर के मारे जमीन पर गिर भी गए थे। रोहित, रुको, बस थोड़ा और इंतजार करो, कुछ लोग पीछे रह गए हैं, उसने तुरंत चिल्लाया जब उसने रोहित को मोमबत्ती उठाते हुए जाने के लिए तैयार देखा। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों का बाहर इंतजार करूंगा, रोहित तुरंत सहमत हो गया। सुनीता ने गुस्सा और चिंता दोनों महसूस की। अगर वह चला गया तो बाकी लोग प्रेत क्षेत्र में फिर से अपना रास्ता भटक जाएंगे और निश्चित रूप से वे मर जाएंगे। क्या तुम यहाँ उनके साथ रहने की योजना बना रही हो, रोहित ने फिर पूछा। सुनीता ने कई बार आग्रह किया और केवल 2 या 3 लोग मुश्किल से खड़े हुए, लेकिन सभी की देखभाल करना असंभव था। हरी मोमबत्ती की लौ को दूर और दूर जाते हुए देखकर ऐसा लगा कि रोहित इन बचे हुए लोगों के लिए एक पल भी और नहीं रुकेगा। एक बार जब वह चला गया तो न केवल शेष बचे हुए लोग बल्कि वह खुद भी यहाँ मर जाएगी। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो तुम सब मरने वाले हो, अपना चुनाव करो, सुनीता गुस्से से चिल्लाई, फिर मुड़ी और चली गई। जल्दी से कुछ बचे हुए लोगों को अपने साथ ले गई। जैसे ही लोग चले गए, मोमबत्ती की रोशनी और दूर चली गई। अंधेरा एक बार फिर छा गया, क्षेत्र को घेर लिया। खटखटाने की आवाज़ एक बार फिर दुकान में गूंज उठी। रोने और चीखने की आवाज़ें धीरे धीरे कम होती गईं जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गईं, एक घातक सन्नाटा पीछे छोड़ गईं। आखिरकार खटखटाने की आवाज़ें भी गायब हो गईं। बाहर अंधेरे में डूबा बूढ़ा व्यक्ति भी मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। हालांकि प्रेत क्षेत्र अभी भी मौजूद था। अध्याय 173 विवाद। आप इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? आपके पास उस प्रेत को रोकने का स्पष्ट तरीका था। मुझे बस 3 मिनट और दे दीजिए और मैं बाकी बचे हुए सभी लोगों को बाहर निकाल सकती थी। जब आप मदद के लिए आए हैं तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। खाली सड़क पर सुनीता ने रोहित को पकड़ लिया जो आगे चल रहा था और कुछ नाराजगी से कहा,
रोहित अपनी राह में रुका और उसकी ओर मुड़ा। ऐसी बातें कहना जारी रखने से मेरे मन में जो थोड़ी सी अच्छी छाप थी वह भी गायब हो जाएगी। और आपको क्या लगता है कि अब आप सब सुरक्षित हैं? प्रेत क्षेत्र अभी भी है और वह प्रेत गया नहीं है। अगला हमला अभी भी मौतों का कारण बनेगा। मेरा मानना है कि अधिकांश बचे हुए लोगों को बाहर निकालना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। यह उम्मीद करना कि कोई नहीं मरेगा और हर कोई बस बाहर आ जाएगा, क्या आप खुद को भगवान समझती हैं? मुझे लगा था कि आप एक अनुभवी प्रेत शिकारी हैं, लेकिन अब लगता है कि आप अभी भी बहुत भोली हैं और आपने अलौकिक घटना के भयानक और निराशा का पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है। नहीं, मैंने इसे महसूस किया है। ये ठीक इसीलिए है कि हमने इस निराशा को महसूस किया है और दुर्भावनापूर्ण प्रेतों के आतंक को समझा है कि हमें इस शहर की और अधिक चौकसी करनी चाहिए और साधारण लोगों को अलौकिक घटनाओं में शामिल होने से बचाना चाहिए, सुनीता ने ठंडे स्वर में कहा। इसलिए मुझे हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। रोहित ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगी। सुनीता ने कहा, हर कोई एक दिन मरेगा। जिस दिन हम प्रेत शिकारी बने, हम लोग बिना किसी चुनाव के इस तरह की जिम्मेदारी और मिशन को वहन करने के लिए निर्धारित थे। रोहित अचानक मुस्कुराया, मैं आपके जितना नेक नहीं हूँ। मैं बहुत कम उम्र में एक एकल अभिभावक परिवार से आया था, हम गरीब थे और जीवन अच्छा नहीं था। अब जब मैं एक प्रेत शिकारी बन गया हूँ तो मेरी बस एक ही इच्छा है, जीवित रहना और वह भी अच्छी तरह से जीना। इसलिए मैं केवल उन अश्लील चीज़ों का पीछा करता हूँ जो आपके महान आदर्शों के साथ मेल नहीं खाती। मैंने आपको इसलिए नहीं बचाया क्योंकि आप एक प्रेत शिकारी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि रघु मेरी शर्तों पर सहमत हो गया। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि मेरे बिना आप प्रेत क्षेत्र से जीवित नहीं निकल सकती। ये वह जगह नहीं है जहां से आप ऐसे ही बाहर निकल सकें। सुनीता ने कहा, तो आपके पास इस अलौकिक घटना को हल करने की क्षमता और आत्मविश्वास है, लेकिन आप कार्य न करने का चुनाव करते हैं और इसके बजाय अपने फायदे के लिए इसे बदलने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। रोहित ने कहा, ये सही है, ये वह तरीका है जिससे मैं काम करता हूँ और आप इसे सीख नहीं सकती। सुनीता ने कहा, कितने स्वार्थी हो, ये सोचना कि तुम्हारी नज़रों में इंसानी जीवन को भी फायदे के बदले मापा जा सकता है। रोहित का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने मुड़कर कहा, अपने जीवनदाता की आलोचना करने के लिए अपने नैतिक उच्च स्थान पर खड़े मत हो। अगर आप संत बनना चाहती हैं तो जाकर उस बूढ़े को गिरफ्तार करो जिसने वास्तव में अनगिनत जानें बचाई हैं और अमूल्य अच्छे कर्म किए हैं। यहाँ मेरी आलोचना करना, क्या बस यही तुम कर सकती हो? मत भूलो, तुम्हारी जान रघु ने फायदे के बदले बदली है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में एक बचाए गए व्यक्ति के रूप में आपको कुछ सम्मान दिखाना सीखना चाहिए। ये सिर्फ शिष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मामला है। क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, उन्हें भी शामिल करके। बोलने के बाद उसने बचे हुए लोगों की ओर देखा। सुनीता ने अभी भी सच्चाई से कहा, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, बल्कि उम्मीद कर रही हूँ कि जब आपके पास क्षमता हो तो आप हमेशा फ़ायदों के बारे में सोचने के बजाय अधिक लोगों को बचाएंगी। अगर मेरी मृत्यु इस अलौकिक घटना को हल कर सकती है तो मैं एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं करूंगी। लेकिन यह नहीं कर सकती, मेरी मृत्यु केवल यहाँ की चीज़ों को और भी जटिल बना देगी। हालांकि आपने हमें बचाया और मुझे वास्तव में इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन यह एक अलग मुद्दा है। मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरों को थोड़ा और मौका दे सकती हैं। रोहित ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। सुनीता और रघु एक ही तरह के हैं, ईमानदार, जिद्दी, लगभग जुनून की हद तक, लेकिन उतनी ही बहादुर, निडर और साहसी। इन सभी विशेषताओं को मिलाकर रोहित ने उसमें एक तरह का विश्वास देखा, एक आत्म बलिदान की भावना जो कहती है, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। बचे हुए लोगों के लिए सुनीता का सामना करना सबसे भाग्यशाली बात थी, क्योंकि उसका स्वभाव सुनिश्चित करता था कि वह आसानी से किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन रोहित के लिए वह एक बेवकूफ़ टीम के साथी के समान अच्छी थी। अलौकिक घटनाओं से निपटने में बहुत अधिक अनिर्णायक होना कई लोगों की मौत का कारण बन सकता है। मैं तुम्हारे साथ व्यर्थ बातों पर विवाद जारी नहीं रखना चाहता। इस घटना के बाद मुझे और तुम्हें फिर से मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपने आदर्शों को लो और अपने शहर की चौकसी जारी रखो। बस भविष्य में जयपुर शहर से दूर रहना, ये जगह मेरा इलाका होगी, रोहित ने शांत भाव से कहते हुए नजरें हटाईं। सुनीता ने कहा, अगर आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता नहीं है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो,
वहां देखो, स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा लग रहा है। उसी समय बचे हुए लोगों में से एक आदमी ने कांपते हुए सामने की ओर इशारा किया। सबसे खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आसपास का क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबा था। हालांकि चारों ओर अभी भी धुंधला था, यह उस हद तक नहीं था कि कोई अपने आसपास को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, यहां तक कि पास से रोशनी भी आ रही थी, जो अन्य खतरनाक क्षेत्रों से पूरी तरह से अलग थी। उस क्षण सामने एक मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे एक व्यक्ति सीधा खड़ा था, जिसका शरीर आगे की ओर था और भीड़ की ओर पीठ थी, गतिहीन। पहले विवाद कर रहे सुनीता और रोहित तुरंत चुप हो गए। उनके चेहरे सख्त हो गए क्योंकि उन्होंने एक साथ सामने की ओर देखा। अज्ञात का सामना, एक दुर्भावनापूर्ण प्रेत की उपस्थिति में किसी भी विवाद को एक तरफ रखना उचित है। रोहित ने तुरंत कहा, अधिकांश मामलों में प्रेत क्षेत्र में केवल एक प्रेत के मौजूद होने की संभावना होती है, जो द्वार खटखटाने वाला प्रेत है जिससे आप सभी पहले मिल चुके हैं। बाकी भले ही कोई प्रेत हो, ज्यादा से ज्यादा प्रेत दास हो सकता है। सुनीता तुरंत आगे बढ़ी, उसे बाहर निकालो। रोहित ने कहा, नहीं, चलो उसे दरकिनार करते हैं। अनावश्यक रूप से एक प्रेत दास के साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, एक भयंकर प्रेत की शक्ति का उपयोग करना बर्बादी है। और प्रेत दासों के साथ भले ही आप एक से निपटें, एक दूसरा, एक तीसरा होगा, जब तक कि आप स्रोत को खत्म नहीं कर देते। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे व्यक्ति के पास नहीं गया, इसके बजाय उसने चक्कर लगाने का चुनाव किया। सुनीता ने आपत्ति नहीं की और उसकी सलाह का पालन करने का चुनाव किया। वे आगे बढ़ने के लिए एक अलग रास्ता ले गए। हालांकि काफी देर तक चलने के बाद सुनीता खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम प्रेत क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते? तो तुम यहाँ क्यों घूमते रह रहे हो? रोहित ने कहा, किसने कहा कि मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ? मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। सुनीता ने कुछ हैरानी से पूछा, क्या आपके पास कोई है जिसे आपको बचाना है? इतना ठंडा व्यक्ति वास्तव में किसी और को बचाने के लिए तैयार था। रोहित ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी चिंता करने के बजाय तुम्हें बचे हुए लोगों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे जीवित बाहर निकलने तक संभल पाएंगे। बोलने के बाद उसने ऊपर देखा। वे पीछे चल रहे थे, हर एक का चेहरा आतंक से भरा हुआ था, लगातार चारों ओर देख रहे थे, हवा की हर छोटी सरसराहट या घास में हरकत से चौंक रहे थे। लेकिन ये पहले से बेहतर था, कम से कम जमीन पर कोई लकवाग्रस्त नहीं था या एक कोने में टूट नहीं रहा था। योग्यता की उत्तरजीविता, बलवान जीवित रहते हैं। ये कहावत वास्तव में सच थी। इस क्षण रोहित ने महसूस किया कि यह अस्थायी रूप से सुरक्षित होना चाहिए। द्वार खटखटाने वाला प्रेत ने शायद उनका पीछा करने का चुनाव नहीं किया था। उस स्थिति में द्वार खटखटाने वाले प्रेत का एक पैटर्न लगता था, जो था, एक हमले से बचने के बाद द्वार खटखटाने वाला प्रेत दूसरे से परेशान नहीं होता था। रोहित ने कहा, एक फ़ोन करो और दूसरों को बताओ कि वे जहां हैं वहीं आराम करें। रोहित ने अपना फ़ोन निकाला और इस समय आलिया का नंबर डायल किया। ये रोहित है, कैसा चल रहा है? अगर तुम मरी नहीं हो तो आवाज़ करो। चीटिल्ड, आलिया की आवाज़ फ़ोन पर आई। रोहित ने कहा, तुम कहाँ हो? आलिया की आवाज़ बहुत तनावपूर्ण थी। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं हाईवे पर हूँ, एक कार चला रही हूँ। अभी अभी मुझ पर एक प्रेत ने हमला किया था, लेकिन सौभाग्य से तेज गति करके मैं उस प्रेत से बचने में कामयाब रही। अब सब ठीक लगता है, लेकिन मैं खो गई हूँ। आगे एक सड़क है, लेकिन मैं कितनी भी दूर ड्राइव करूँ, मैं अंत तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? रोहित परेशान हो गया। वह जानता था कि आलिया प्रेत क्षेत्र के भीतर खो गई थी, और हालांकि वह पल भर के लिए सुरक्षित थी, वह अंततः यहाँ फंसकर मर जाएगी। रोहित ने कहा, मैं पहले ही इस कमबख्त जगह में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँ, नहीं तो तुम यहीं मर जाओगी। आलिया की आवाज़ आंसू भरी थी, मैं मरना नहीं चाहती, रोहित। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ। रोहित ने कहा, तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरी तरह से दिशा, स्थान और यहाँ तक कि जो कुछ भी तुम अपनी आंखों के सामने देखती हो, वह वास्तविक नहीं हो सकता है। एकमात्र तरीका यह है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँ, रोहित ने कहा। तो इस बार ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। आलिया ने विनती की, तो तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। रोहित ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अभी के लिए बस इतना ही।
ये कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। यहाँ का प्रेत क्षेत्र उससे भी बड़ा था जब उसका पहली बार सामना हुआ था। यह ऐसा लग सकता है कि यह केवल कुछ सड़कों को कवर करता है, लेकिन एक बार जब आप वास्तव में प्रेत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो स्थान अनंत रूप से विस्तारित हो जाता है। इसके अलावा इस जगह पर रोहित भी स्वतंत्र रूप से अपने प्रेत क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा यह एक दूसरे को निष्क्रिय कर देगा, जिससे पिछली बार जैसी ही स्थिति पैदा हो जाएगी, ये समझे बिना छोड़ना कि कैसे। ये बचे हुए लोगों के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन उसके लिए यह नहीं थी। अध्याय 174 स्ट्रीट लाइट के नीचे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? सुनीता ने रोहित को फ़ोन नीचे रखते हुए देखा और वास्तव में सड़क के किनारे एक साइकिल पाई। उसने इसका क्यूआर कोड भी स्कैन करके इसे अनलॉक कर दिया और जाने के लिए तैयार था, जिससे वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। रोहित ने कहा, किसी को ढूंढने? सुनीता ने पूछा, क्या ये बहुत ज़रूरी है? रोहित ने कहा, ये निश्चित रूप से तुम सबसे मेरे लिए अधिक ज़रूरी है। सुनीता ने पूछा, तो आप इन बचे हुए लोगों की देखभाल करने की योजना नहीं बना रहे हैं? रोहित ने कहा, आपको इन बचे हुए लोगों की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस प्रेत से निपट सकती हूँ। अगर आप चले जाते हैं और वह प्रेत आता है तो इन लोगों का मरना तय है। सुनीता ने कहा, मेरा सुझाव है कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। अगर आप कार्य करने जा रहे हैं तो हमें एक साथ कार्य करना चाहिए। हमारी संयुक्त क्षमताओं के साथ हमें बचे हुए लोगों के इस समूह को बचाने में सक्षम होना चाहिए। रोहित ने कहा, नहीं, मैं अभी के लिए अकेले कार्य करने की योजना बना रहा हूँ। उस प्रेत के बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। चूंकि आपने पहले ही एक हमले से बच लिया है, अगला कुछ समय बाद होना चाहिए, इसलिए आप अभी के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन सुनीता ने अपनी भौहें सिकोड़ी। रोहित ने उसे बीच में काटते हुए कहा, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। इस क्षेत्र में मेरे लौटने का इंतजार करो। अगर आप वापस नहीं आए तो, रोहित ने कहा, तो तुम आधिकारिक तौर पर तुम सबको मृत घोषित कर सकती हो। सुनीता ने रोहित की साइकिल पकड़ ली, उसे रोकते हुए, ये सही नहीं है। आप इतने सारे लोगों का बलिदान सिर्फ एक को बचाने के लिए नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकालने का कोई तरीका निकालेंगे। रोहित ने उसे एक नज़र दी और अचानक गुस्से में फूट पड़ा। उसने गले से पकड़कर उसे जोर से जमीन पर धकेल दिया। तुम? सुनीता का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित अचानक उस पर हमला करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, एक हैंडगन उसके माथे पर दबा दी गई। रोहित ने ठंडे स्वर में कहा, बस, मुझे आपके मेरे कार्यों को निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे काम के रास्ते में मत आना। अगर फिर से बिना बारी के बोली तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पीछे का वह प्रेत चेहरा तुम्हारे प्यारे से सिर को बचा पाता है या नहीं। उसके हाथ में सुनहरी पिस्तौल अब भरी हुई थी और सुरक्षा लॉक हटा दिया गया था। ट्रिगर पर उसकी उंगली थी। सुनीता का सिर खोलने में बस एक चाल लगेगी। सुनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम पागल हो? रोहित ने उसे तीव्रता से घूरते हुए कहा, ये दुनिया आसानी से लोगों को पागल कर देती है। तो क्या तुम मुझे रोकने जा रही हो या नहीं? जब वह बोल रहा था तो उसकी उंगली धीरे धीरे मुड़ने लगी। सुनीता ट्रिगर को खींचा जाते हुए भी देख सकती थी। ये रोहित वास्तव में उसे गोली मारने और मारने की हिम्मत रखता था। अंकुश, तुमने समर्थन के लिए किस तरह के व्यक्ति को आने के लिए कहा? क्या इस तरह का कोई व्यक्ति भविष्य में जयपुर शहर का प्रेत अधिपति बनने जा रहा है? सुनीता ने ज्यादा नहीं सोचा, चुप रही। इस आदमी को उकसाने के लिए एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसका कोई भी कार्य रोहित को उसे मौके पर ही मारने का कारण बन सकता था। एक पल की चुप्पी के बाद रोहित ने धीरे धीरे पिस्तौल वापस ली और बिना एक और शब्द कहे घूम गया, अपनी साइकिल पर चढ़ गया और फिर उस जगह से चला गया। उसे अपनी बाइक पर आगे अंधेरे में धीरे धीरे गायब होते हुए देखकर सुनीता अपने चेहरे पर एक अशांत अभिव्यक्ति के साथ खड़ी हो गई। इस आदमी के पास वास्तव में कोई संयम नहीं था। क्या सभी प्रेत अधिपति इतने लापरवाह होते हैं, या क्या ये सिर्फ यह आदमी है? सुनीता का अन्य प्रेत अधिपति से बहुत कम संपर्क था। जिस शहर की वह जिम्मेदार थी वह सिर्फ एक छोटा शहर था, यहाँ तक कि चौथे दर्जे में भी शामिल नहीं था, और वहाँ अलौकिक घटनाएं अत्यंत दुर्लभ थीं। अपने वरिष्ठों से संपर्क के अलावा उसका मंडल में दूसरों के साथ कम बातचीत थी।
रोहित के कार्यों और व्यवहार ने उसे एक अकथनीय झटका दिया, जैसे कि इस दुनिया के एक क्रूर कोने का खुलासा हो रहा हो। सुनीता ने चुपचाप सोचा, यह आदमी अंधेरे में संघर्ष कर रहे एक भेड़िए जैसा है, कभी कभार दया दिखाता है, लेकिन यह उसके भेड़िया प्रकृति को छिपा नहीं सकता। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। मुझे भविष्य में उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि दुनिया बदल रही थी और कुछ व्यवस्था टूट रही थी। रघु का जीने का तरीका अब काम नहीं करेगा। रोहित जैसे लोग भविष्य के अस्तित्व के वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल थे। एक बचे हुए व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला ने आंखें सिकुड़कर झिड़का, तुम एक प्रेत अधिपति के रूप में क्या कर रही हो? तुमने उसे भगा दिया है। उसके जाने के बाद हमें कौन सुरक्षित रखेगा? तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। शुरुआत से ही मुझे तुम्हारे रवैया में कुछ गलत लगा। उस युवा ने हमें बचाया चाहे कुछ भी हो, और तुमने सिद्धांतों की एक बौछार के साथ शुरुआत की। अगर मैं वह होता तो मुझे भी असुविधा महसूस होती। जब ये वास्तव में मायने रखता है तो महिलाएं भरोसेमंद नहीं होती हैं, उनके दिमाग में कौन जानता है कि क्या भरा होता है। ये खत्म हो गया है। हम खत्म हो गए हैं। वह सक्षम आदमी अपनी बाइक पर चला गया और अब हम सब इस शापित जगह में मरने वाले हैं। बचे हुए लोगों की बातों को सुनकर सुनीता का चेहरा बदल गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह वास्तव में वर्तमान स्थिति को संभालने में असमर्थ थी। सुनीता का चरित्र अच्छा हो सकता है, लेकिन वह बहुत आदर्शवादी है और उसने अभी तक क्रूर वास्तविकता को पहचाना नहीं है। रोहित अपनी साइकिल को सड़क पर चलाता रहा, उसका नज़र आसपास को सतर्कता से घूम रही थी क्योंकि ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। उसके जैसी प्रेत मास्टर में एक टीम के साथी होने की भी योग्यता नहीं है। उसके साथ टीम बनाना केवल एक बोझ होगा। मेरी राय में उसके लिए अकेले 2 से अधिक असामान्य घटनाओं से बचना असंभव है जब तक कि वह दूसरों पर भरोसा न करे। क्योंकि सुनीता में एक घातक दोष था, वह तर्कसंगत रूप से स्थिति का आकलन नहीं कर सकती थी। ये साधारण लोगों के लिए अमहत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर एक आकर्षक दिखावट वाली महिला के लिए, लेकिन यह एक प्रेत मास्टर के लिए अस्वीकार्य था। भयंकर प्रेतों से निपटने के लिए एक शांत मन और स्थिति का सटीक निर्णय, ये जानना कि कब कार्य करना है और कब पीछे हटना है, की आवश्यकता होती है। एक गलत कदम का मतलब मौत हो सकता है, जिसमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इस बिंदु पर उसने विश्वास किया कि अंकुश ने इसे सबसे अच्छा किया। हालांकि वे दुश्मन थे, रोहित अंकुश के मामलों के बारीक दृष्टिकोण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अगर यह फोन के माध्यम से फैले द्वार खटखटाने वाले प्रेत के शाप के लिए नहीं होता, जिसने उसे असावधान कर दिया और उसे इस घटना में घसीट लिया, जिसका भाग्य अज्ञात है। अन्यथा रोहित एक निष्क्रिय स्थिति में बना रहता, लगातार हिट होता रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे वापस लड़ने का कोई अवसर नहीं मिल सकता था, क्योंकि अंकुश अच्छी तरह से जानता था कि वह रोहित को संभाल नहीं सकता था, जिसने अब 2 प्रेतों पर माहिर था, और यहाँ तक कि जयपुर शहर से एक प्रेत मास्टर के रूप में उसे छिपा रहना पड़ा। हालांकि वह भी अब इस प्रेत क्षेत्र में है, और यह घटना उसकी वजह से हुई। अगर सब ठीक रहा तो अंकुश को पहले ही कहीं मर जाना चाहिए। अगर अंकुश वास्तव में मर चुका है तो यहाँ केवल एक प्रेत नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 होने चाहिए, रोहित ने सोचा और भी अधिक अवलोकनशील होने का संकल्प लिया। उस विचार के साथ रोहित और भी सावधान हो गया। उसने इलाके के आसपास देखने का फैसला किया। अगर उसे आलिया नहीं मिली तो वह कुछ लोगों को बचाएगा और अरविंद की चिंता को संक्षेप में स्वीकार करने के लिए इस जगह को छोड़ देगा और बस हो जाएगा। जहां तक आलिया के जीवन की बात है, वह केवल इसे छोड़ सकता था। हालांकि इस महिला ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी, उसने उसके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया था। उसने असामान्य घटनाओं के दौरान अपनी मदद की पेशकश की थी, लेकिन अगर उसका भाग्य वास्तव में इतना भयानक था तो क्या किया जा सकता था? अगर वह यहाँ बना रहा तो रोहित केवल अधिक खोएगा। और इस तरह उसने अपनी साइकिल को अंधेरी गलियों में चलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास कितना अंधेरा था, दृष्टि से कितना अभेद्य। उसकी प्रेत आंख सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। अगर यहाँ सबको मरना होता तो रोहित को यकीन था कि वह निश्चित रूप से उनमें नहीं होगा। रोहित ने ध्यान दिया, यहाँ के प्रेत क्षेत्र के बारे में कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे ही वह साइकिल चला रहा था और अचानक सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लैंप देखा, जो बुझे हुए अन्य लोगों के विपरीत ये चमक रहा था। स्ट्रीट लैंप के नीचे एक कठोर आकृति खड़ी थी, उसकी पीठ अभी भी रोहित की ओर मुड़ी हुई थी, जो उसने पहले सामना किए गए दृश्य की एक सटीक प्रतिकृति थी। निस्संदेह
रोशनी के नीचे खड़ा व्यक्ति एक प्रेत था। खो गया, एक मतिभ्रम। रोहित ने अपनी साइकिल रोकी, भौंके, लेकिन उसके माथे पर प्रेत आंख ने उसे बताया कि यह कोई मतिभ्रम नहीं था, न ही यह खो रहा था। वह रास्ते को देखने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि प्रेत आंख पर उसे प्रेत क्षेत्र के कुछ पहलू धोखा नहीं दे सकते थे। जब तक कि प्रेत ने अपना स्थान बदल नहीं दिया था और वह बस फिर से उसके सामने आ गया था। रोहित ने संक्षेप में संकोच किया, मुझे ये पुष्टि करने के लिए एक नज़र डालनी चाहिए कि क्या मैं खो गया हूँ या इस प्रेत के साथ कुछ गड़बड़ है। रोहित ने संक्षेप में संकोच किया। गोल घूमना और समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। उसने इसके पास से चलाने का फैसला किया। अगर यह एक प्रेत दास था तो ये सिर्फ एक डर होगा। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसने प्रेत मोमबत्ती को एक बार फिर जलाया। अशुभ प्रेत लौ ने एक अजीब चमक उत्सर्जित की। इस रोशनी से घिरा हुआ रोहित ने सुरक्षा की एक अतिरिक्त भावना महसूस की। प्रेत मोमबत्ती की आग, जो द्वार खटखटाने वाले प्रेत को भी दूर करने में सक्षम थी, को केवल एक प्रेत दास से डरने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने प्रज्वलित प्रेत मोमबत्ती के साथ अपनी साइकिल चलाई, धीरे धीरे पास आ रहा था। कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रेत मोमबत्ती की आग अचानक भड़क उठी, जैसे कि गैसोलीन से बुझा दिया गया हो। मोमबत्ती की रोशनी बिना हवा के जंगली ढंग से टिमटिमाई, उसकी लौ नाटकीय रूप से झूल रही थी। उसी समय मोमबत्ती का मोम एक खतरनाक दर से जल गया। बस कुछ ही सेकंड में प्रेत मोमबत्ती 5 सेंटीमीटर जल गई थी। रोहित ने अचानक अपनी साइकिल रोकी, उसकी आंखें संकुचित हो गईं, तेजी से पीछे हटते हुए, यह असंभव है। अध्याय 175, जीने की कीमत। रोहित को प्रेत मोमबत्ती की प्रभावकारिता के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट जानकारी थी। जैसा कि अरूप गुप्ता ने कहा था, एक बार जब प्रेत मोमबत्ती जला दी जाती है तो दुष्ट प्रेत उसकी रोशनी से ढके क्षेत्र के करीब नहीं आ सकते, जिससे यह मनुष्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिस पर ध्यान देना था। एक अधिक भयानक प्रेत के जितना करीब जाया जाता, प्रेत मोमबत्ती उतनी ही तेजी से जलती थी। विशेष परिस्थितियों में एक प्रेत मोमबत्ती कुछ ही मिनटों में या यहाँ तक कि दसियों सेकंड में भी जलकर राख हो सकती थी, जिससे सुरक्षा का समय बहुत कम हो जाता था। पहले जब रोहित ने द्वार खटखटाने वाले प्रेत का सामना किया था, तब मोमबत्ती इतनी तेजी से नहीं जली थी। लेकिन प्रेत के साथ उस स्ट्रीट लाइट के करीब जलने की गति अब द्वार खटखटाने वाले प्रेत की तुलना में कई गुना तेज थी। और यह संकेत केवल एक ही चीज का प्रतिनिधित्व करता था, खतरा, अत्यधिक खतरा। रोहित लगभग सहज रूप से पीछे हट गया। एक काफी दूरी दूर जाने के बाद प्रेत मोमबत्ती के जलने की गति में स्पष्ट रूप से कमी आई और टिमटिमाती हुई लौ, जो किसी भी पल बुझती हुई लग रही थी, सामान्य हो गई। संकट की भावना तेजी से गायब हो गई, लेकिन रोहित के दिल में संकट की भावना एक रत्ती भी कम नहीं हुई। उसने हमेशा सोचा था कि यह प्रेत क्षेत्र के भीतर सिर्फ एक प्रेत दास है, हालांकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए यह महत्वहीन था। सुनीता के पहले के लापरवाह व्यवहार के बारे में सोचकर रोहित को गुप्त रूप से राहत महसूस हुई कि उसकी पिछली सतर्कता और सावधानी ने उसकी जान बचाई थी। अन्यथा किसी को बचाने के इस प्रयास में उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। क्या इसका मतलब यह है कि इस प्रेत का स्तर द्वार खटखटाने वाले प्रेत से अधिक है? लेकिन यह असंभव है। अगर इस प्रेत का भयानक स्तर वास्तव में इतना अधिक होता, तो ये द्वार खटखटाने वाले प्रेत के प्रेत क्षेत्र के भीतर क्यों दिखाई देता? रोहित की नज़र अनिश्चित थी, क्योंकि वह दूर से देख रहा था, स्ट्रीट लाइट के नीचे कठोर खड़े प्रेत को देख रहा था, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। अचानक जली हुई स्ट्रीट लाइट ने उसे समझने में मदद की कि क्या चल रहा था। ये प्रेत क्षेत्र के भीतर बिल्कुल नहीं था। ये हमेशा से वास्तविकता के क्षेत्र में रहा है। यही कारण है कि स्ट्रीट लाइट बुझी नहीं थी और जली रही थी। प्रेत के आसपास का क्षेत्र प्रेत क्षेत्र से प्रभावित नहीं था। तदनुसार अगर प्रेत क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, तो उसे रोहित को देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि द्वार खटखटाने वाले प्रेत के प्रेत क्षेत्र ने वास्तव में उन्हें सुरक्षित रखा था, इस प्रेत के साथ किसी भी संपर्क को रोका था? रोहित ने एक गंभीर नज़र के साथ कहा, जयपुर शहर में हाल ही में क्या हो रहा है? मेरे द्वारा आकर्षित द्वार खटखटाने वाले प्रेत के अलावा जो अन्य प्रेत प्रकट हुए हैं, उनका भयानक स्तर एक दूसरे से अधिक है। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मामूली भूत है, लेकिन यह एक बॉस निकला। क्या जयपुर शहर के बारे में कुछ खास हो सकता है, या क्या यह अन्य प्रमुख शहरों में भी ऐसी ही स्थिति है? अभी के लिए इसकी चिंता नहीं करते हैं।
सुरक्षित रहने के लिए अगर मैं इस प्रेत को फिर से देखता हूं तो मैं तुरंत खुद को दूर कर लूंगा, कोई सवाल नहीं। उसने एक सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत किया। आखिरकार यह एक झूठा अलार्म था। स्ट्रीटलाइट के नीचे प्रेत ने कोई खतरनाक चाल नहीं चली थी। वह सुरक्षित था। इस इलाके के चारों ओर घूमते हुए और एक छोटी गली से गुजरते हुए रोहित प्रेत क्षेत्र के दूसरे छोर पर पहुंचा। अगर उसे आलिया यहाँ नहीं मिली तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। प्रेत क्षेत्र के बाहर, और इस पल प्रेत क्षेत्र के बाहर की वास्तविकता में, जहां से रोहित पहले स्ट्रीटलाइट के पास से गुजरा था, नाकेबंदी के कारण यहाँ की कई सड़कों पर पहले से ही कोई लोग नहीं थे और आसपास शांत था। दुकानें अस्थायी रूप से बंद थीं। लेकिन एक व्यक्ति अपनी दीवार के विरुद्ध बैठा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, उसका चेहरा घायल था और बदबूदार खून टपक रहा था। हालांकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके शारीरिक चोटों से भी अधिक गंभीर लग रहा था और वह निर्जीवता का एक आभा उत्सर्जित करता हुआ लग रहा था। व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा उठाया, पास की स्ट्रीटलाइट की ओर देखते हुए कहा, अब जब मेरे पास मेरे जीवन के अलावा कुछ नहीं बचा है तो तुम अभी भी मुझसे क्यों चिपके हुए हो और जाने से मना क्यों करते हो? स्ट्रीटलाइट टिमटिमाई जैसे कि एक ढीला कनेक्शन हो, लेकिन उसकी आंखों में उसने स्ट्रीटलाइट के नीचे एक प्रेत को खड़ा देखा। एक प्रेत जो कभी भी मुड़कर अपना चेहरा या विशेषताएं नहीं दिखाएगा। और इस प्रेत से बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुश था। वह जीवित बचकर प्रेत क्षेत्र से बाहर आ गया था, घातक द्वार खटखटाने वाली घटना से बच गया था, लेकिन एक कीमत पर जिसे वह सहने को तैयार नहीं था। अंकुश ने अपना पिछला साहस खो दिया था। केवल एक ठंडी और कड़वी मुस्कान बची थी। तुम जाने से मना करते हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी कोई चीज़ है जिसे तुमने अभी तक निकाला नहीं है। तुम वास्तव में एक दुष्ट प्रेत हो। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अगर तुम इतने भयानक हो तो तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? अंकुश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई विशेष पिस्तौल को देखा। एक दूसरे विचार के बिना उसने इसे अपनी कनपटी पर रखा और ट्रिगर खींच दिया। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन बंदूक की आवाज़ नहीं आई। गोली जाम हो गई थी। अंकुश ने एक और राउंड चेंबर किया और एक सुनहरी गोली जमीन पर गिर गई। फिर उसने बंदूक को फिर से अपने सिर पर तका और ट्रिगर खींचा। फिर भी जाम हो गई। उसने राउंड को फिर से बाहर निकाला और फायर किया। ये फिर से जाम हो गई। गोलियों की एक पूरी पत्रिका एक भी गोली चलाए बिना खर्च हो गई। अंकुश ने कहा, उसका चेहरा एक पागल आदमी की तरह गुस्से में मुड़ गया। भाड़ में जाओ। उसने स्ट्रीट लैंप के नीचे प्रेत पर हैंडगन फेंक दी। बंदूक प्रेत से टकराई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बस जमीन पर गिर गई। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ था। वह आत्महत्या करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके बगल में लटका हुआ प्रेत इसकी अनुमति नहीं देगा। उसने खुद को संभालने के बारे में सोचा था, लेकिन वास्तविकता उसे बार बार नीचे गिराती रही, जिससे उसने और भी अधिक खो दिया। उसने कहा, तुम मुझे मरा हुआ नहीं चाहते, है ना? ठीक है, मैं जिंदा रहूंगा। मैं ये सब बदल दूंगा। मैं तुम प्रेतों से एक बार और लड़ूंगा और देखूंगा कि तुम जीतते हो या मैं। अंकुश ने संघर्ष किया, अपने टूटे हुए प्रोस्थेसिस के साथ लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह जा रहा था, उसकी जेब में सेल फोन बजा। नमस्ते, क्या यह अंकुश है? तुम्हारे पिता के साथ अभी अभी एक दुर्घटना हुई है, तुम्हें वापस आने की ज़रूरत है। एक रिश्तेदार की आवाज़ फ़ोन पर आई। अंकुश तैयार लग रहा था और शांत रूप से जवाब दिया, चाचा, मुझे पता है। मैं आज व्यस्त हूँ। मैं कुछ दिनों में वापस आकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की देखभाल करूँगा। खत्म करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसका चेहरा और भी तेजी से मुड़ गया। उसने पीछे देखा। स्ट्रीट लैंप के नीचे प्रेत बिना किसी निशान के गायब हो गया था। खोए हुए को ढूंढना। जिस पल वह जीवित चला गया, रोहित अभी भी प्रेत क्षेत्र में था। अपनी साइकिल चलाते हुए और एक प्रेत मोमबत्ती जलाते हुए वह सड़कों और गलियों में आराम से घूमता हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी प्रेत आंख चौड़ी खुली थी, अपने आसपास किसी भी हलचल की सतर्कता रख रही थी और आलिया के स्थान की भी तलाश कर रही थी। आखिरकार उसके सिर के पीछे की प्रेत आंख ने अचानक एक कपड़े की दुकान के बगल में खड़ी एक कार देखी, जिसकी हेडलाइट्स लगातार जली हुई थीं। यह एकदम नई विलासिता कार थी और उसकी खिड़की के माध्यम से कोई चालक की सीट पर बैठे किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। हालांकि कर्ब के साथ खड़ी कारों की पंक्तियों के बीच यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं थी। मिल गई। रोहित ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यह आलिया की कार थी।
क्योंकि उसने पहले आलिया को चलते रहने, इंजन बंद न करने और रुकने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य आलिया को एक जगह पर बहुत देर तक फंसे रहने से बचना था, एक बैठे हुए बतख की तरह बैठना, जबकि खुद के लिए एक संकेत भी छोड़ना था। एक लगातार चलने वाला वाहन पहचानने में बहुत आसान होगा। हालांकि वह अभी भी भ्रमित हो गई थी। कार किसी तरह उसके बिना जाने कब उसके द्वारा रोक दी गई थी। और कार के बगल में रोहित ने एक परिचित व्यक्ति को भी स्थिर खड़ा देखा। वह उसका सहपाठी था, सुरजीत। इस पल सुरजीत ने अपने सिर का आधा हिस्सा खो दिया था, उसका शरीर काला पड़ गया था और सड़ रहा था। सड़न की बदबू उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन वह अभी भी पहले जैसे ही कपड़े पहने हुए था। जैसे ही रोहित अपनी साइकिल करीब चलाई, सुरजीत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और आंखों के सॉकेट से उसे देखा जो पहले ही सड़ चुके थे। उसने गहरे भौंकते हुए कहा, प्रेत दास में बदल गया। मूल रूप से जब वे स्कूल में थे तो सुरजीत के पास उसके और केशव, अन्य लोगों के साथ जीवित जाने का मौका था। दुर्भाग्य से उसने एक फ़ोन कॉल का जवाब दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था, और परिणामस्वरूप द्वार खटखटाने वाले प्रेत ने उसे ढूंढ लिया। रोहित ने खुद से सोचा, चूंकि वह एक प्रेत दास है, वह ज्यादा खतरा नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि वह लगभग पूरी तरह से सड़ चुका है। जैसे ही वह पास आया, प्रेत मोमबत्ती की रोशनी ने पहले ही सुरजीत को जबरन पीछे हटा दिया था। मोमबत्ती की रोशनी से ढके क्षेत्र के भीतर सुरजीत को पीछे हटना पड़ा और वह करीब नहीं आ सका। रोहित ने कार की खिड़की से देखा और पाया कि आलिया अभी भी ड्राइविंग की तनावपूर्ण मुद्रा बनाए हुए थी, स्पष्ट रूप से एक भ्रम में खोई हुई थी। यह नहीं जानती थी कि वह कब से उस स्थिति में थी। उसने फ़ोन किया और सीधे आलिया को फ़ोन के माध्यम से कहा, यह मैं हूँ, कार का दरवाज़ा खोलो।